मन की गति, मन की गति तो बाद में बात करेंगे। ये आपका नहीं, ये हर वर्किंग लेडी। हाँ प्रेमानंद बोलिए। मैम मेरा व्यू दे मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल दीजिए। अपना जो स्कूल वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि फिक्स टाइम पे पढ़ाई करने जाना है, तो मन पढ़ाई में लगता था। मेरे को लगता है आपने कि लिबर्टी दे दी कि जब मन करे तब कर लो। तो आदमी सोचता है यार अभी टाइम काम है, चल दोपहर में करूंगा, दोपहर में चल रात को करूंगा, यार सो गए चल कल सुबह करूंगा। वो लिबर्टी अगर थोड़ी सी कम हो जाएगी ना, तो रेगुलरिटी बन जाएगी। ये मैं बहुत अच्छा। कोशिश तो एक फिक्स टाइम की करती हूँ, मतलब नहीं, एक नॉट फॉर एवरीवन, नॉट फॉर एवरीवन। लाइक जनरल बात है कि एक बार हैबिट पढ़ने की बात है, हैबिट नहीं पढ़ पा रही सबकी अपनी। सही। देखो प्रेमानंद ऐसे कुछ कह रहे थे। ऋचा बोलो, पहले आप बोलो। नहीं गुरुजी, मैं बस गुरुजी यही मैं बोल रही थी। हाँ, ये बोलेंगे। बोलना चाह रहा हूँ, हमारी जो प्रमाद की अवस्था है ना, प्रमाद में रहते हैं हम। प्रायोरिटी नहीं है इस चीज को, प्रायोरिटी पे लाके जो काम हम करना चाहते हैं वो सारे काम करते हैं हम। इसको पीछे धकेल देते हैं, इसलिए पीछे रह जाता है। अच्छा अच्छा विचार है। देखो सहज बोलिए। गुरुजी मेरा अनुभव है आज आज अभी सबके दो मन के चार दिन आज पहले सबके का। आज हाँ सबकी मन की भड़ास निकलेगी आज। अच्छा है ना। सही शब्द है, भड़ास का है। सच है। ये मेरा 2-3 दिन पहले का अनुभव है। मैंने घर में कुछ सफाई करी अपनी अलमारी की, तो बहुत सारे कपड़े निकले। तो नहाने के बाद मतलब जब वो निकले तो आई हैड अ थॉट कि मैं इन सबके थैले सिलूंगी, जिससे किसी को कोई सामान देना है तो उसमें रख के दे दूंगी और ये यूज भी हो जाएंगे। नहाने के बाद आई वाज लाइक चलो मशीन निकालते हैं। एंड एट द सेम टाइम इट वाज कि मुझे साधना करनी है, अपने को टाइम देना है। तो एकदम से मैंने अपने आप को रोका, मैंने कहा नहीं, थैले नहीं सिलने, पहले मुझे थोड़ी सी ओम चैंटिंग वगैरह करनी है और उसके बाद फिर देखूंगी। तो मैंने महसूस किया मन हमें घुमाता है। मुझे पता है कि मुझे अभी साधना करनी है, लेकिन उसने एक काम मुझे बता दिया कि अरे तुमको ये करना है, और तुम घूम गए। तो ये मैंने बड़ा स्पष्ट देखा कि मन आज भी मुझे घुमाता है। सच बात है। ये बात सच है, घुमाता है, हटाता है, साधना से भगाता है। ये बात तो सही है, मन आपको हमेशा हटाएगा, साधना से भगाएगा। आप तीनों ने जो मत कहा वो बिल्कुल ठीक है। और हमें ना यहाँ पर थोड़ा सा ऋचा की अवस्था को समझना पड़ेगा। तो एक तो सामान्य सी बात है कि भाई वर्किंग लेडी इशू, दैट टू ए फुल आवर जॉब। लेकिन यहाँ एक समस्या और भी है, ये अपॉर्चुनिटी भी है कि जिस प्रोफेशन से ये कनेक्ट करती हैं वो एक सेवा का प्रोफेशन है। और क्योंकि वो एक हॉस्पिटल ऐसा है जहां पर जो आने वाले इन्वेंट्री या मरीज हैं वो हद से ज्यादा होते हैं, और ये उस जंक्शन पर बैठी हुई हैं कि यदि ये पेपर रिलीज नहीं करेंगी तो आगे जो डॉक्टर है उनको काम करने का स्पेस नहीं मिलेगा। देखिए सबसे पहले मरीज आए, वो डॉक्टर साहब से मिले, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये चेकिंग करनी इंपॉर्टेंट है और आप डॉक्टर ऋचा गुप्ता के पास चले जाएं, वो ये कराएंगे। जितना पेशेंट आ रहा है एज वन, मैं पेशेंट को अगर एक काउंट करता हूं, एक रोगी आ रहा है, वो एक रोगी जब डॉक्टर की टेबल से इनके पास आएगा तो वो 3 या 4 पेशेंट में तब्दील हो जाएगा। कैसे? उसके एक से अधिक टेस्ट होंगे। तो अगर इन्वेंट्री ऑफ मरीज पेशेंट्स एक दिन में 1000 है, वो इनकी टेबल पे हो सकता है वो एम्पलीफाई होके 3000, 4000 या 5000 हो जाए, क्योंकि अधिक टेस्ट होते हैं, टेस्ट ज्यादा होंगे। तो जब टेस्ट ज्यादा होंगे वो सारा का सारा काम इनके ऊपर आ गया। जिसका भी टेस्ट है ही विल बी आफ्टर, नहीं मुझे रिपोर्ट चाहिए, नहीं मुझे रिपोर्ट चाहिए।
और पैथोलॉजी में एक खास चीज क्या है कि जो हेड करते हैं डिपार्टमेंट को, जो रिस्पॉन्सिबल साइनिंग अथॉरिटी हैं, वो किसी चीज को प्रूव करके दे रहे हैं। एक तो ये कानूनी रूप से वैध दस्तावेज है, दूसरा अगर हम एक बार उसको छोड़ दें, संसार को बात छोड़ दें और प्रेम पे आए, तो इनके दिए हुए कागज के आधार पर ही उस व्यक्ति का स्वास्थ्य का भविष्य तय होने वाला है और इनकी जरा सी चूक ब्लंडर्स कर सकती है। इस चीज को हमें ख्याल में रखना पड़ेगा जब हम ऋचा को बात करेंगे। उसके बाद जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं उनके कुछ अपने नियम और कुछ अपने उनके प्रोसीजर्स होते हैं, क्योंकि आप पब्लिक डीलिंग में हैं। पब्लिक डीलिंग में बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको एज पर लॉ ख्याल रखनी पड़ती हैं, क्योंकि हर चीज एक एविडेंस है, कोई वर्बल नहीं है। कल को किसी भी अवस्था में वो बैकफायर की सिचुएशन भी आ सकती है। रुद्रप्रिया मेरी बात पे बहुत जोर जोर से गर्दन हिला, क्योंकि वो इस बात से कनेक्टेड है। और ये तो अवस्था जो है वो बिल्कुल क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट है, इसमें तो कोई परिवर्तन है ही नहीं। इसको बदला नहीं जा सकता। यहां पर एक ह्यूमन ग्राउंड भी आता है। इनके पास एक दिन में माने 50 मरीज आए और रिपोर्ट के ग्राउंड पे वो 250-300 हो गए, उसमें कम से कम 10%, 5%, 8% तो ऐसे होंगे जो ऐसी अवस्था में होंगे जिससे हम ह्यूमन है, हम थोड़ा इफेक्टेड हो जाते हैं, यार इतना कष्ट है। तो अगर मान लो इन्होंने दिन में 5 या 7 लोगों का पर्सनल फॉलोअप भी किया, एज ए डॉक्टर, एज ए ह्यूमन, इनको लगता है कि इसका थोड़ा डिले ना हो, वर्कलोड बहुत होता है, तो कैसे करेंगे? तो इस ग्राउंड पे इनकी प्रॉब्लम जो है वो मुझे समझ आने लगी। और जब ये अवस्था बनेगी तो वहां स्पेस ही नहीं है, इतना स्कोप ही नहीं है कि हम उसको आगे शिफ्ट कर सकें। लेकिन जो प्रिंसिपल है कि आप 24 घंटे में अपना समय चुने, इसके 2 आधार हैं। एक तो बात ऐसी होनी चाहिए जो सार्वभौमिक सत्य हो, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। इसको प्रिंसिपली करेक्शन भी बोलते हैं मैनेजमेंट। व्हाट इज प्रिंसिपली करेक्टिंग? वो चीज जो कि आपके लिए भी सही है और सामने वाले के लिए भी सही है। तो मैं जब कुछ बोलूं तो ऐसा होना चाहिए कि आप सभी के लिए सही हो। अपने अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली आप उस समस्या के हल को चुन लें। दूसरी बात, इसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि मैं स्वयं और मेरे सामने वाला उस सार्वभौम ईश्वर की संतान है, तब तक हम सामने वाले की और उससे पहले स्वयं की सार्वभौमिकता का सम्मान नहीं करते। आप देखिए कि ईश्वर ने हमें कितना सार्वभौम बनाया है। उसने हमें शक्ति दी और अब नो इंटरफेरेंस। लोग कहते हैं वो व्यक्ति गलत कर रहा है, ईश्वर क्यों नहीं करते? ईश्वर इसलिए उसमें इंटरफेयर नहीं करते क्योंकि ईश्वर उसकी सार्वभौमिकता का सम्मान करते हैं, यद्यपि वो अपने श्रेय साधन से नीचे गिर रहा है। तो यदि मैं ये निश्चित कर दूं कि आपको इसी समय करना है, ऐसे ही करना है, तो आपकी सार्वभौमिकता का सम्मान नहीं हुआ। समाज के तल पर हमें कुछ व्यवस्थाओं को लेकर चलना पड़ता है जब हम समाज या एज ए ग्रुप काम करते हैं। इसलिए उस व्यवस्था को निश्चित करने के लिए ये सेशंस को निश्चित किया गया है कि इनका ये टाइम होगा, इस समय आना। यदि मैं आज ये कहूं कि नहीं आपको इसी समय करना है, तो ये सार्वभौमिकता का सम्मान नहीं हुआ। जीवन इतना फुली पैक्ड अप है कि इसमें आपको अपने लिए समय निकालना सीखना होगा। जब आप अपने लिए समय निकालना सीखो। नहीं, मेरा मकसद ये नहीं था कि हम सबके लिए कर दें। सबको अपने आप डिसाइड करना पड़ेगा, अपना टाइम फिक्स करना पड़ेगा। वो एक चीज बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, अपना टाइम फिक्स करना होगा। अब हम तो ग्रेजुएट हो गए, उसके बाद तो हमको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। हमको खुद को मैनेज करना है कि हम किस टाइम अपने लिए 15 मिनट तो निकालें। ये बात सर, मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। वो हमें टाइम करना फिक्स होना चाहिए, वो टाइम फिक्स होना चाहिए, वो हमें करना पड़ेगा। मेरे साथ हाँ रुचि मेरे बोलिए। साथ भी यही होता है। मैं भी टालती रहती हूँ। चलो अभी तो टाइम है, अभी मैं ये अपना काम कर लेती हूँ, फिर कर लेंगे। ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाता है और रात हो जाती है। और देखो अगर हम टाइम आपके अपना स्लॉट और फिक्स कर ले कि हाँ मैं ऋचा के केस में फर्क अंतर है।
जी सर। ऋचा पूरी तरह से पैक्ड अप है सुबह से लेकर शाम तक, और जितना मैं इनको ऋचा को मैं देख पाया, समझ पाया, इनकी जो टेंडेंसी है वो बहुत कम है रेडीमेड फूड्स की या इन सब की। ये अपने घर पे कुक करना भी पसंद करती हैं, या इनके घर जाओ तो ये कम पसंद करती हैं कि बाहर से चीजें ला के खिलाई जाए। ऐसे आता होगा, मैं मना नहीं करता, लेकिन एक टेंडेंसी होती है। तो इस तरह की लेडीज तब तक बाजार से चीजें नहीं मंगाती जब तक ये गिर नहीं जाती। अब तो कमर टूट ही गई है, अब तो ऑर्डर कर ही दो। आपका केस एक डिफरेंट केस है, आपका केस एक लापरवाही का केस है। हाँ आपके जी लिए सर, मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस चीज को। आपके लिए अपने समय को निश्चित कर पाना बहुत आसान है, हाँ जी। क्योंकि जैसे ही हस्बैंड गए, जैसे ही बच्चे गए, अब आपके पास अपना समय है। आपके पास एक अवसर है कि आप दुगुना समय लगें, तिगुना समय लगें। लेकिन जो समस्या हमारे सामने रखी, तो ऋचा के लिए हम कहेंगे भाई अब आप ऐसे ढूंढो कि जब कुछ काम ऑटोमेशन मोड में होता हो और आप फ्री हो। उसके लिए एक बेस्ट समय है आपका रनिंग टाइम। अगर आपके पास ड्राइवर है, आप शॉफर ड्रिवन कार से हॉस्पिटल जा रहे हो, तो आप उस समय को सदुपयोग कर सकते हैं। अपनी युवान अवस्था में मेरे को रनिंग बहुत थी, मेरे पास स्कूटर था, फिर मोटरसाइकिल रही, और मुझे दिल्ली से गुड़गांव, फरीदाबाद रेगुलर रन करना होता था। उस समय के जो मेरे विचार थे या जो मैं चैंटिंग करता था, मैं स्कूटर की किक के साथ अपने चैंटिंग स्टार्ट कर देता था। मुझे अपने जो अध्याय थे वो याद थे, उनमें करता रहता था। मैं जहां पहुंचता था, वो जहां रुक जाता था, वो मेरे ख्याल में रहता था, और वहां से उठ के फिर चला तो मैं फिर करता। और ऐसा एक दो दिन नहीं, बरसों चला है मेरे से। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि ड्राइव करते हुए आपके पास समय है, तो कृपया उस समय का सदुपयोग कीजिए। आपको हॉस्पिटल जाने के लिए और हॉस्पिटल आने के लिए समय लगता है। आने जाने का रास्ता 1 घंटे का भी हो सकता है, आधा पौना घंटे का भी हो सकता है, लेकिन घंटा भर तो लगेगा, आधा घंटा जाने में, आधा घंटा आने में, मिनिमम है मेरे ख्याल से इतना लगना चाहिए। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो कृपया ऐसा ना करें। आपके पास रिपोर्ट्स आती हैं, एक रिपोर्ट को आप देखते हैं, समय लगाते हैं, तो उस पर चेष्टा करें कि मैं इस रिपोर्ट पे कम से कम हर रिपोर्ट को 5 से 7 सेकंड एक्स्ट्रा दूं। और जैसे ही रिपोर्ट हाथ में आए तो सबसे पहले अपना एक ब्रीद इन और एक ब्रीद आउट को फोकस करें, और उस रिपोर्ट को, और उसको आप वाइब्रेशन भी दे सकते हैं, लेकिन बेसिक मुद्दा आपका ब्रीदिंग, फोकसिंग ऑन ब्रीद है, वो बहुत आवश्यक है। आप उसको वाइब्रेशन दे सकते हैं, रिपोर्ट को कल्याण हो की वाइब्रेशन दे सकते हैं, लेकिन वो दूसरी चीज हो गई। अगर आप शुरू में वाइब्रेशन देने लगेंगे तो आपका ब्रीथ चुकेगा। गुरुजी ये तो हो गया है अब, मतलब अपने आप ही इतना सेशंस में आके सुन सुन के खान खा खा के इतना तो हो गया है कि दिन में 8-10 बार 15 बार, कभी कभी 2 या 3-4 ब्रेथ का ब्रीद इन ब्रीद आउट का कॉन्शियस, जैसे ही हल्का सा मौका मिलता है अपने आप ही मन करता है कि अभी देखो अपनी ब्रेथ को देखो। वो तो हो गया है इतना तो। एक सामान्य व्यक्ति, जनरल जो हमारी लाइफ साइकिल है, एक सामान्य व्यक्ति दिन में 5 से 6 बार वॉशरूम का यूज करता है। मेरी मान्यता है कि एक वॉशरूम यूसेज का जो टाइम साइकिल है वो 4 से 5 मिनट होता है, क्योंकि आप उठ के जाते हैं वॉशरूम तक, वॉशरूम यूज करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, वापस सीट पे आके बैठते हैं, और जिस समय आप वॉशरूम तक वॉक कर रहे होते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे होते, आप उस समय का सदुपयोग कर सकते हैं कि अब जब मैं वॉशरूम जाऊं तो मैं अपने ब्रीद इन ब्रीद आउट को फोकस करते हुए जाऊं। तो जब आप ब्रीद इन ब्रीद आउट को फोकस करते हुए जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो आंखों की पलकें हैं, आपके जो आई बॉल्स हैं, वो किसी के कनेक्शन में नहीं आएंगे, तो आप बात करने से बच जाएंगे। आप अपने साथ वॉक करें। ऐसे अगर हम छोटे छोटे पलों को देखेंगे तो हम पाएंगे कि बहुत सारा टाइम हमारे पास वो अनयूज पड़ा हुआ है, वो रिसोर्स है हमारे लिए जिसपे हमारा कभी ख्याल नहीं गया। बुद्ध के 2 शिष्य, और बुद्ध ने उनको मंत्र दिया चैंटिंग करने के लिए। एक शिष्य का भाव बढ़ता चला गया और अब उसका चैंटिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो,
ऑटोमेटिक चैंटिंग से हुआ क्या कि अब उसको चैंटिंग रुके नहीं जब वो चाहे तो, क्योंकि वो ऑटोमेटिक हो चुका है, चैंटिंग रुके नहीं। तो उस समय मॉर्निंग में फ्रेश होने के लिए जंगल जाने की प्रथा थी, तो दोनों शिष्य जो थे वो जंगल गए। वो जंगल जाए तो वहां तो फ्रेश होने के टाइम पर भी वो शिष्य के मुंह से चैंटिंग चलती रही। उनको लगा ये गलत हो रहा है, तो एक युक्ति उस शिष्य के मन में आई कि चैंटिंग तो जीभ कर रही है, तो मैं जीभ को रोक लेता हूं। तो उन्होंने फिजिकली अपने जीभ को पकड़ लिया। लेकिन जब कोई चीज ऑटोमेशन में चलेगी तो फिर वो काम नहीं करेगा, ऐसा युक्ति तो कोई। मंत्र जो था वो फिर भी चलता रहा, जीभ अपनी लिमिटेशन में फिर भी हिलती रही। अब वो दोनों शिष्य बहुत परेशान हुए, तो वो बुद्ध के पास आए। तो उन्होंने कहा बुद्ध को कि महाराज ऐसी ऐसी अवस्था है, हम क्या करें। तो बुद्ध ने उनको कहा कि जो हो रहा है उसको होने दो, अवस्था को मत देखो। तो मैं जो आपको, मैंने पहले भी चर्चा में ली थी ये बात, मैं जो आपको ये फ्रेश होने के समय का सदुपयोग की चर्चा करता हूँ, ये बुद्ध के वचन है, ये मेरे वचन नहीं है। अब दूसरी समस्या है विचारों। एक तो फिजिकली ऑक्यूपेंसी, एक है वैचारिक रूप से ऑक्यूपेंसी। हमने जो चर्चा करी वो फिजिकल ऑक्यूपेंसी की करी। वैचारिक रूप से जो ऑक्यूपेंसी है ये आपकी अपनी लड़ाई, सबकी अपनी लड़ाई, ये हमें लड़ना पड़ेगा। विचार ही तो हैं जो कहते हैं कि मैं ऑक्यूपाई हूं, जो कहते हैं कि थैले को सिल लो, जो कहते हैं कि एक टाइम सेट कर दो, जो कहते हैं कि मैं अपना टाइम सेट नहीं कर पाया। इससे हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, उसके बिना बात नहीं बनेगी। लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे आप इन प्रयोगों को करेंगे और आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं मुझे रिलैक्स हो रहा है, एक बार जैसे ये मुड़न शुरू होगी तो आप महसूस करेंगे कि फिर वो बैक गियर होना या एक्सीलरेशन का पुअर होना वो नहीं। या मूल में एक चीज समझने वाली है कि क्या प्यास है। आपके केस में प्यास है, अगर प्यास है तो आप ये युक्ति लगा सकते हैं और संभावना है कि इन युक्तियों से आपको रास्ता मिल जाए। इसके अलावा आपका कोई 5 डे या 6 डे वीक का कॉन्सेप्ट होगा, तो आपके पास यदि हफ्ते में 1 या 2 छुट्टी हैं तो उन दिनों में आप निश्चित करें, जैसे आप अभी यहाँ बैठी हैं मेरे साथ, तो आप निश्चित करें कि अभी मैं यहाँ से उठने वाली नहीं हूँ। सेशन पूरा होने के बाद मेरा सेशन 1 घंटा और चलने दें, आप बैठ जाइए। आपको उठना है, एक बार उठ जाइए, कुछ खाना है खाइए, मुझे आपत्ति नहीं है। मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि आप अक्सर दोनों 5 से 7 मिनट 8 मिनट लेट भी ज्वाइन कर। मैं आपको चर्चा करने वाला था। जैसे जैसे विचार कम होंगे आप महसूस करेंगे कि आपकी थकावट बहुत कम होगी। मैंने अनुभव किया कि जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो नहीं थकाते, विचार थकाते। आपने बहुत अच्छे से अपने शेड्यूल सेट किए हैं, मैं देख रहा हूँ आपको काफी टाइम से। थोड़ा सा आप देखिए कि जो आपके पास स्पेस बिटवीन द 2 एक्टिविटीज है और जो टाइम ऑफ रनिंग है। जीवन के 24 घंटे को ज्यादा बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि जो गैप बिटवीन द 2 एक्टिविटीज है, ये स्पेस है, इसको थोड़ा स्क्वीज डाउन कर दिया जाए। जहां तक और चीजों का सवाल है, आपके ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज या आपकी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उनका क्या बात है रुचि, क्यों वीडियो ऑफ करना, आपको तो छुट्टी है आज। उनका उनकी सबसे बड़ी चीज एक मन में ख्याल कर लो कि ये सारा काम तो हुआ रखा है। सर हमें कहीं जाना है 9 बजे। ओके, मन में विचार कर लो, इस बात का दृढ़ संकल्प डाल दो कि जो भी काम है वो हुआ हुआ करा हुआ है, ईश्वर ने किया हुआ है। ये थोड़ा हंसी में लगेगा लेकिन आप इसका अनुभव भी लेके आए विज्ञान के केस में। आप भाव करो कि काम हो चुका है। एक मूर्तिकार मूर्ति बनाते, मशहूर थे वो मूर्ति बनाने के, दूर दूर से उनके पास लोग आते थे मूर्ति बनाने के लिए। उनकी कला की बहुत प्रतिष्ठा थी, बहुत बड़ा नाम था। तो कोई सज्जन उधर से गुजरते थे, उन्होंने उनका नाम सुना था, उन्होंने कहा कि देखो ये मूर्ति कैसे बनाते हैं, ऐसा क्या कला है इनके हाथ में। क्योंकि कलाकार तो एक से एक है, लेकिन इनकी मूर्ति बोलती है, ऐसा लगता है कि जैसे जीवंत है। औरों की मूर्ति बात नहीं करती। इस भाव से इसको जानने के लिए
वो सज्जन उनके पास चले गए और उन्होंने उनको बोला कि आप कैसे मूर्ति बनाते हो, कि आपकी मूर्ति तो बिल्कुल प्राण, ऐसा लगता है प्राण है, अभी बोल पड़ेगी। उन्होंने उनको आसन दिया बैठने के लिए, उनका स्वागत किया और बोला कि मैं आपसे चर्चा करता हूँ। वो सज्जन बैठ गए और वो मूर्तिकार फिर मूर्ति बनाने में व्यस्त हो गए। पूरा दिन निकल गया, शाम हो गई। तो सज्जन ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर रह गया। उन्होंने कहा मैं क्षमा चाहता हूं, आप कृपया कल आए, मैं कल आपको बताऊं। वो दूसरे दिन सवेरे फिर पहुंचे, वही प्रक्रिया, वही सारे दिन की प्रतीक्षा, और फिर सूरज ढल गया, फिर शाम हो गई और प्रश्न उनका अनुत्तरित रह गया। दूसरे दिन शाम को उन्होंने फिर निवेदन किया कि मेरी इच्छा है जानने, मेरा निवेदन है आपके श्री चरणों में कि कृपया मुझे बताएं। तो मूर्तिकार ने उनको माफी मांगी कि मुझे क्षमा करें, मुझसे चूक हुई, आप कृपया करना है। तीसरे दिन भी वही प्रक्रिया दोहराई गई। मूर्तिकार अपने मूर्ति बनाने में व्यस्त और ये सज्जन वहां बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं। शाम हो गई तीसरे दिन भी। इन्होंने फिर निवेदन किया कि मुझसे ऐसी क्या चूक हो गई कि आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे देते हैं। तो मूर्तिकार ने उनको कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको परखता था कि क्या आपका प्रश्न जिज्ञासा का है, किस तरह से प्रश्न आया है, कहां से आया है, या तो आप वास्तव में जानना चाहते हैं और मुझे इस बात की संतुष्टि है कि आप इसको जानना चाहते हैं। तो मैं आपको बताऊं एक रहस्य की बात जो मेरे मूर्ति कला में है कि मैं मूर्ति नहीं बनाता। अब ये सज्जन तो इस चीज को जान के आश्चर्यचकित रह गए कि आप मूर्ति बनाते हैं, सारे विश्व में आपकी प्रतिष्ठा है, और मैं स्वयं देख रहा हूं इतने दिनों से आप तन्मय होकर बनाते हैं, और आप कहते हैं कि आप मूर्ति नहीं बनाते, तो विरोधाभास है। उन्होंने कहा मुझे समझाइए विरोधाभास क्या है। उन्होंने कहा मेरे मेरे भीतर भाव ऐसा है, ये मेरा विचार भी है कि मूर्ति अंदर तैयार है, मैं ऊपर का कचरा पत्थर हटाता हूं, मूर्ति मैं नहीं बनाता, वो ईश्वर ने बनाई। जो ऊपर का कचरा है बस मैं वो हटाता हूं, और क्योंकि मैं ऊपर का कचरा हटाता हूं, मूर्ति की नाक कैसी बनेगी, मूर्ति की आंख कैसी बनेगी, चिजलिंग करते हुए मूर्ति की अंगुली टूट ना जाए, मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है। उसने सारा काम किया, बस मेरे लिए तो थोड़ी सी एक ये व्यवस्था उसने सेट करी है कि भाई ऊपर का जो एक्स्ट्रा पत्थर है मैं उसको हटा दूं। मैं सिर्फ इतना कार्य करता हूं, इसके अलावा मेरे अंदर कोई मूर्ति बनाने की कला नहीं है। चलते हुए जीवन में और चलते हुए कर्म करने में ये भाव उत्तम समर्पण का भाव, उसको सौंप दो, ऐसा भाव कर लो कि हो ही जाए। कल मेरे जीवन के दो ऐसे स्थितियां घटी कि जो मुझे दो कार्य करने थे और मैं भूल गया, और बिल्कुल आउट ऑफ द ट्रैक पे जाके मैंने कल चुना कि मैं कल वॉक करके आया। मैंने चुना कि मैं नहाऊं, तो गीजर बंद था, मैंने गीजर ऑन किया और मैंने न्यूज़पेपर उठा लिया। और मैं सोचता था कि क्यों न्यूज़पेपर, इस समय टाइम नहीं है, क्योंकि आगे उसी तरह का मेरे समय के साथ कुछ लोगों को मिलना था। मैंने तीसरा पन्ना खोला न्यूज़पेपर का, ऐसी निगाह मार रहा था, तो जो मुझे कार्य करना था वो न्यूज़पेपर में लिखा हुआ था। इसी तरह से एक और कार्य वो व्यवस्था करता है, हम छोड़े तो सही। उसने आपके लिए भी व्यवस्था की है, उसने हम सबके लिए व्यवस्था की है, हम थोड़ा छोड़ें सबसे। अधिक विचार, अधिक भागा दौड़ा बोलते। अधिक भागा दौड़ का मतलब यह है कि आपने अधिक जिम्मेदारी अपने ऊपर ओढ़ रखी है, थोड़ा छोड़ो तो सही। हो सकता है काम ना बने, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक बार कोशिश करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी छोड़ने की बात आए तो भाव यही रखना कि ईश्वर ने ये कार्य किया। आप देखेंगे कि विचार जैसे ढीले पड़ेंगे, आपकी वर्क एफिशिएंसी फैंटास्टिकली इंप्रूव कर जाएगी, काम तेजी से होगा, क्योंकि हाथ वही कर रहे हैं जो मस्तिष्क उनको कह रहा है। अगर मस्तिष्क में 4 या 10 विचार रहेंगे तो सामने रखा हुआ चकला और बेलन दिखाई नहीं देगा, चुप जाएगा, उसमें समय जाएगा और वो विचार आपको थका देंगे। आप अपने भीतर ये भावना प्रबल कर दें, जो भी मैं काम कर रही हूं ये ईश्वर ने किया हुआ, ये पहले से डन है, ये तो होना ही है। पिछले दिनों आपकी कुछ छुट्टियां थी, आप हॉस्पिटल नहीं गए, सारी रिपोर्ट रिलीज हुई, कोई रिपोर्ट नहीं रुकी,
है ना, ऐसे ख्याल कर। और कुछ कहना है आपको? और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं जिनको साधना करने में अड़चन हो रही है? किसी को अड़चन नहीं है? अगर अड़चन नहीं है तो फिर रिपोर्ट्स क्यों नहीं आती ग्रुप पर? रिपोर्ट्स आनी चाहिए। सर मेरी मेरी साधना में अड़चन नहीं आती है, मेरी रिपोर्ट में अड़चन आती है। और मेरी अवस्था जो है वो जो साधना में सांसों में ध्यान जाना, अब ऐसा हो गया है कि मैं दिन में 24 घंटे में मौका देखता हूँ कि कब सांसों में ध्यान देने का मौका मिले। बल्कि काफी ऐसा हो गया। और यही टॉपिक जो भी चल रहा है इसमें ही बोलना चाहता हूँ कि मेरे को दो सूत्र आपके जो मिले थे उस समय बहुत जबरदस्त मेरे बदलाव आ गया था। एक मुझको ये चिंता रहती थी बहुत पहले कि वैसे मेरे मेरे से किसी मैंने गिल्ट के बारे में लिखा था कि मैं किसी की मदद करना चाहता हूँ और नहीं कर पाया। तो आपने कहा था कि हमारे ऊपर नहीं है कि हम किसी को मदद कर पाए या नहीं कर पाए, ये हमारा नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैं अपनी मेरी माँ है, उनका तबीयत खराब रहती है, उसकी चिंता होती थी, घर में बच्चे हैं, वाइफ है। तो मैं इस सूत्र को पकड़ा तो मुझे ये समझ में आ गया कि मैं इस चीज को अगर छोड़ दूं कि ये मेरे से नहीं हो रही है मदद, मैं करने वाला नहीं हूँ, तो एकदम से मैं इससे छूट गया, ये पकड़ छूट गई फिर मेरी। और मेरे ये आसान हो गया। फिर मैंने वो काम में भी ये लगाया, तो मेरे काम में भी अगर कोई काम बनता है, कोई ऑफिस में हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मैं जब से गुड़गांव आया हूँ मेरी जीवन में बहुत उथल पुथल रही है। पर अपनी उथल पुथल में झेल जाता था, दूसरों को मेरी वजह से किसी दूसरे को परेशानी होती थी, वो मुझे बहुत परेशान करती थी। अभी मैं उससे भी अलग होने लग गया हूँ। मेरे को केवल एक ये प्रॉब्लम आती है कि मेरे पास इतने कई बार अनुभव आने लग जाते हैं कि मैं कहाँ शुरू करूँ, कब बंद करूँ करके मैं नहीं कर पाता हूँ। और मैं वो सारे अनुभव फिर वो अंदर ही मेरे आते हैं, उसमें थोड़ा आनंद भी आ जाता है कि एक नया सूत्र खुल गया अपने ही अंदर, और वो बैठे बैठे कई चीजें आई। और जब तक लिखूं, जब तक कहीं कुछ बताऊं, आगे इतनी चीजें समझ में आने लग जाती हैं कि फिर लगता है कि वो वाली पुरानी चीज शायद पुरानी हो गई, एक और नया अनुभव आया, एक और नया अनुभव आया। मेरे साथ ये दिक्कत आती है। कुछ समय पहले इन्होंने लिखा, अध्यात्म में चोट का बहुत महत्व है। बहुत सुंदर लिखा था। अध्यात्म में चोट का बहुत महत्व है, चोट अहम पर लगती है और वही मौका होता है अंदर जाने का। इसके बाद एक बहुत बढ़िया लाइन लिखी इन्होंने, अहम की भी अपनी प्रतिरोधक क्षमता होती है। इन्होंने ये नहीं कहा अहम की अनंत प्रतिरोधक क्षमता होती है, अपनी होती है, लिमिटेड होती है। तुरंत अपना जाल बना के रोक लेता है, फिर से अवस्था बदलने की कोशिश शुरू हो जाती है। बहुत बढ़िया लिखा था। और हमने सबने आपके इस अनुभव से बहुत अच्छे से सीखा। जब तक आपके अनुभव सार्वजनिक नहीं होंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आपको गाइडेंस कैसे मिलेगी। यहां कोई दिव्य या लौकिक काम तो हो नहीं रहा कि नाम आया और सब कुछ पता लग गया और गाइडेंस मिल गई। आपको समय निकालना पड़ेगा इसके लिए। हेल्प योरसेल्फ बिफोर हेल्पिंग अदर्स। आपको अपनी मदद करनी पड़ेगी। आपकी माताजी तो भाग्यशाली है, अच्छा बेटा है, बहू है, घर में किलकारियां हैं। एज रिलेटेड जो अवस्था है वो सभी के साथ है, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपको अपने लिए टाइम निकालना। और यदि आप अपने अनुभव को लिख के डालें तो ये एक 2 से 5 मिनट का जॉब है। यदि आप अनुभव नहीं लिखेंगे तो सबको सीखने को कैसे मिलेगा। कल ज्योति ने लिखा, बहने का मन करता है, ये बहना ही है, उलीच देना पड़ेगा। उलीचने का अर्थ समझते हैं ना आप लोग। बहने में तो पूरा फ्लो आ सकता है, स्ट्रीम पूरी आ सकती है, लेकिन मैं मानता हूँ उलीचने की क्रिया, उलीचना मतलब थोड़ा थोड़ा करके निकालना। जैसे नाव है और नाव में पानी भर जाए और अब नाव डूबेगी। नाव का जो बर्तन है कठौता, इतनी बड़ी नाव और इतना सा कठौता जिसमें 2-4 लीटर पानी आए एक बार में, तो बार बार उस पानी को कठौते से बाहर निकलने की क्रिया, इसको उलीचना कहते हैं। कैसे बहोगे? इतने विचार, इतने जन्मों के, इतने कर्मों के आपके साथ हैं, एक बार में बहोगे तो नाड़ियां फट जाएंगी। प्रकृति की ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है। धीरे 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 धीरे। तो अनुभव कह देना उलीचने की प्रक्रिया है, इसके लिए आपको समय निकालना होगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है।
कि एक अनुभव आएगा तो दूसरा अनुभव उससे अलग होगा, नया होगा हर बार। और ये भी ठीक है कि भूल जाना होगा। तो कोई अनुभव आपके भीतर ऐसे चिंगारी की तरह एक कोई बल्ब जला, तो उस समय आप टेम्परेरी, आजकल तो व्हाट्सएप पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप अपने को भी मैसेज डाल सकते हैं। तो मैंने एक ग्रुप बनाया था 1-2 लोगों को जोड़ के, बाकी को रिमूव किया। मैंने अपना पर्सनल ग्रुप रखा। मुझे कोई विचार आया और मैं लिखने की अवस्था में नहीं हूं, मैं उसको रिकॉर्ड कर देता था, और फिर जब मुझे समय लगा तो मैं उसको लिख के भेज देता था। ऐसे कुछ प्रयोग करने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी का भी यूज करना चाहिए। कुछ विचार अनुभव इतने गहरे आते हैं जो कई बार निगाह के आगे से निकले तो हमें बार बार खटखटाते हैं। ये आपका अनुभव उसी में से एक था, बहुत अच्छा अनुभव था। तो ये आपका कर्म है जिसके लिए आप कोई भी युक्ति अपना सकते हैं। और जैसे ही आप इस तरफ सोचेंगे तो इधर रास्ता साफ होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास सबसे बड़ी जो कृपा वो यही है कि हम जिधर सोचते हैं, वो एक शेर मुझे याद आता है, पता नहीं किनका है, बड़ा सुंदर 2 लाइन है कि हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चलेंगे उधर रास्ता हो जाएगा। तो हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम नहीं है, इसलिए रास्ते में अड़चने आती हैं। हमें अपना हुनर कब मालूम होगा? जब हमारी चेतना हम पर है। धीरे धीरे चेतनाएं खुल रही हैं, रास्ते खुल रहे हैं, और मुझे ये जान के बहुत बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप लोगों के प्रश्न भी अगले तलों के आने लगे। अब कोई बात नहीं करता मुझे ये सपना दिखा, मुझे उस समय प्रकाश दिखा, कितना टाइम लगा इससे निकलने में। ठीक है, और कुछ कहना चाहते हैं? और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? बाकी सबको समय मिल रहा है साधना के लिए, पक्का है? गुरुजी मैं भी हॉस्पिटल में तो काफी बिजी रहता हूँ, लेकिन बीच बीच में टाइम में निकालता हूँ, कभी 2 मिनट, कभी 4 मिनट। और कर्ता भाव में तो मैं काफी दिनों से नहीं रहता हॉस्पिटल में, और मुझे लगता है कि मतलब वो आध्यात्म की पूरी दुकान मुझे लगती है अपना आईसीयू। बहुत अच्छा, बढ़िया। शाम में लेट होता हूँ मैं 6:30-7, तो लेकिन मुझे ही करना है, वो मुझे समझ में आ रहा है मुझे क्या करना है, मेरी बहुत कब अच्छा। करनी है सही। आप लोग चाय पीते हैं, दिन में 2 या 3 चाय होती है। जब आप चाय पीजिए, अपनी चेतना को अपनी सांसों पर ले आइए, और आप पब्लिकली बैठे हैं, चाय बिस्कुट चल रहे हैं, किसी को पता भी नहीं है, आपने समय का सदुपयोग कर लिया। मैं यही कल निशा को समझाता हूँ, इस बेहोशी से बाहर निकलना। आप बेहोशी से बाहर निकलेंगे तो आप पाएंगे कि समय की कोई अभाव नहीं है, समय बहुत है, समय का अभाव नहीं है। हमारी बेहोशी ज्यादा है, काम अपनी बेहोशी पे करना है, लेकिन ऋचा को तो मैं बेहोश भी नहीं मान सकता। तो कुछ ऐसी ट्रिक्स या युक्तियां अपनानी है जो अब तक अनटैप्ड रही हैं। कुछ इस तरह से सोचना है, ठीक है? और कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं? सभी साधक स्वयं को अनम्यूट कर लेंगे। आज ध्यान मूर्ति नहीं दिखाई दे रही। आइए साधिका निशा गुप्ता के सानिध्य में बहुत आनंद और प्रेम के साथ, प्रसन्नता के साथ, मुस्कुराते हुए कुछ क्षणों के लिए ओम अक्षर का निशा के स्वर की लय में लय मिलाते हुए उच्चारण करें। सभी साधक आराम से बैठ जाएं और अपनी आती और जाती सांसों पर ध्यान दें। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम।
ओम शब्द के उच्चारण को विराम देते। हाँ, धीरे धीरे अपनी चेतना अपनी सांसों पर लाएंगे। ईश्वरीय प्रकाश आपके ऊपर बरस रहा है। आपके सहस्रार से होकर आपके अंग अंग रोम रोम को प्रकाशित कर रहा है। I am blessed. I am blessed. I am blessed. ऐसा महसूस करते हुए बहुत प्रसन्न मन से मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों की पलकों को खुल जाने देंगे और अपने चारों ओर के एनवायरनमेंट को एक बार देखेंगे। बहुत अच्छे। कोई साधक कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। ठीक है, सर आज मम्मी का बर्थडे है। किसने बोला? सुशीला जी का बर्थडे है आज। अच्छा, सुशीला जी, गुड गुड गुड। तो अनम्यूट कीजिए थोड़ा, मैंने कुछ लोगों को म्यूट कर दिया था, कृपया अनम्यूट करें। मुझे ऐसा अनुभव आया कि सुशीला जी का हमने लास्ट टाइम भी सैटरडे या संडे में बर्थडे पड़ा था। विश किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे अभी एक पल पहले की बात है, फिर से आगे बढ़ते। बहुत बहुत आपको हार्दिक शुभकामनाएं सुशीला जी। आप ध्यान करें, कराएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। सुशीला जी को मैंने बहुत ही कंसिस्टेंट और फुल ऑफ लव पाया है।
शुभकामनाएं। मेरे कुछ ऐसे अनुभव रहे सुशीला जी के साथ जहां मैंने पाया कि इनको कष्ट है, जीवन में कष्ट है, लेकिन मैंने इनको कभी हिलते हुए नहीं देखा। और कुछ अवसरों पे मैंने इनको बहुत अच्छे से ब्लेस्ड भी पाया है। और दूसरा, सुशीला जी कम बोलती हैं, लेकिन लगभग इनकी प्रेजेंस कंसिस्टेंट है। इनकी एब्सेंट स्थिति बहुत खराब है। मुझे याद है जब हमने शुरू में साधना शुरू की थी तो उनको मोबाइल ऑपरेशन नहीं आता था, तो अपनी पोती को बुलाती थी अनम्यूट करने के लिए या वीडियो खोलने के लिए, लेकिन अभी बिल्कुल परफेक्ट हो गई हैं। तो सभी लोग अपने को साधक अनम्यूट करके आइए रूपल के सानिध्य में गा के सुशीला जी को बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे सुशीला जी। हैप्पी बर्थडे मम्मा। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे ताई जी। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, डियर सुशीला जी। हैप्पी बर्थडे डियर सुशीला जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। चलो सुशीला जी के लिए साधना में आके कैसे होता है उसको कनेक्ट करना, इसे फेमस भजन साधना से कनेक्ट करके सुनना। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा, भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा था सहारा, लहरों से लड़ती हुई नाव को, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा हो किनारा, उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। इस पृथ्वी के जो ताप हैं, इतने विचार हैं, वो फायर क्रिएट करते हैं। उसके लिए बहुत सुंदर लाइनें लिखी हैं। शीतल बने आग चंदन के जैसी, राघव कृपा हो जो तेरी, शीतल बने आग चंदन के जैसे, राघव कृपा हो जो तेरी, उजियाली पूनम की हो जाए रातें, उजियाली पूनम की हो जाए रातें, जो थी अमावस अंधेरी, जो थी अमावस अंधेरी, युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन का संदेश पाया। देखिए, हम जन्मों से भटक रहे हैं, लेकिन हमने कभी आत्मा को भोजन नहीं, जो हम कल चर्चा करते थे। और यदि आत्मा को, आपके आत्म स्वरूप को ये ज्ञान हो जाए, इस बात का अनुभव आने लगे कि ये जीव अब मुड़ने लगा है, उसको संदेश आने लगे हैं कि सावन बरसने लगा है, ये मुड़ने लगा है, तो वो आनंद के फूल खिलने लगते हैं, जो आप सबके जीवन में आनंद के फूल खिल रहे हैं। युग युग से प्यासी मरुभूमि ने जैसे सावन
का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह की मंजिल, और आप इस बात का पूरा विश्वास रखिए कि जिस मार्ग पे हम चले हैं उस पे मिलन होगा, और ये मिलन पहले आपका स्वयं से होगा, और जब आप स्वयं से मिल लेंगे तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट उसी क्षण आपका अनंत से मिलन होगा। इसलिए यात्रा मुझसे मुझ तक की है। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, फूलों में खारों में पतझड़ बहारों में, मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को, शब्द देखना कितना सुंदर, पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी। भजन मैंने आपके लिए गाया, पता नहीं क्यों निकाल के रखा हुआ था पहले से। बहुत बहुत धन्यवाद निशा सहयोग के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साधना करते रहें, अनुभव डालते रहें, भविष्य उज्जवल है। नारायण। नारायण हरि, नारायण नारायण हरि। उनको नारायण। गुरुजी गुरु आनंद। दक्षिणा दागी याद? हाँ, संडे गुरु दक्षिणा। गुड गुड गुड। सतीश गुप्ता जी ने मौके पे चौका मारा है। वेरी गुड। क्या का है गुरुजी? तो आप सभी लोग यथाशक्ति गरीब व्यक्तियों को गुरु दक्षिणा के नाम पे दूध का दान कीजिए। 2 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, जिसकी जितनी इच्छा है।